जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पुस्तक आरोह के अंतर्गत पाठ 6 स्पीति में बारिश पाठ का सारांश समझेंगे। यह पाठ हिंदी गद्य विधा की आधुनिक विधा यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत है, जिसके लेखक हैं श्री कृष्णनाथ जी। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: लद्दाख के राग विराग, किन्नर, धर्मलोक आदि। बौद्ध धर्म दर्शन में इनकी गहरी पेट है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इतना सब करने के बाद भी इनकी लिखने की तलब समाप्त नहीं हुई, तो सैलानियों की तरह हर स्थान पर घूम घूम कर इन्होंने अपनी लिखने की जो ललक थी यात्रा वृत्तांत के रूप में पूर्ण की। इनका उद्देश्य बौद्ध धर्म और भारतीय विषयों से जुड़े रहस्यों एवं मिथक से परिचित कराना था। इनका यात्रा वृत्तांत पढ़कर पाठक ऐसा महसूस करते हैं मानो वह अपने साथ पर्यटन कर रहे हैं और उस स्थान को भी अपने आँखों से स्वयं देख चुकने के बाद भी ऐसा महसूस करते हैं कि यह यात्रा उनकी अधूरी रही, क्योंकि यह स्थान तो उन्होंने देखा भी नहीं। इस प्रकार इस यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य लेखक ये चाहता है कि स्पीति, जो कि हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर कि उसकी दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों के कारण कोई भी यात्री वहाँ जाना या जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेखक चाहता है कि नवयुवक एवं नवयुवतियाँ उस स्थान पर जाकर वहाँ की मायूसी को खुशियों में परिवर्तित करें और पर्वतों की ऊंचाइयों की चुनौती को स्वीकार करें। स्पीति हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है। ऊंचे ऊंचे दर्रे और अत्यंत कठिन मार्ग है। यहाँ के पहाड़ों पर चढ़ना उतरना अत्यंत कठिन है। दूर संचार के माध्यमों का अभाव है। यहाँ न अधिक आबादी है, न विकास, न सड़कें, न टेलीफोन और न ही बिजली। इसीलिए इसका इतिहास भी कम है। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलांग और गाजा को जोड़ता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय राजाओं के अधीन रही। राज्य जब टूटे तो स्पीति तब भी स्वाधीन बनी रही। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी कुल्लू, कभी ब्रिटिश राज्य में भी रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही। यदि किसी राजा का संदेशवाहक आता तो महीनों बीत जाते, वसंत भी बीत जाता, तब तक संदेश प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों के उतार चढ़ाव अत्यंत ही कठिन हैं। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके चांग नामक वृक्ष के तने को पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते। यह उनकी अपने आप को आक्रमण से बचाने का एक उपाय था। 1971 की जनसंख्या के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा स्पीति का क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील से लेकर 2,550 तक था। इस प्रकार जनसंख्या का जो घनत्व है वह वर्ग मील में केवल 4 व्यक्तियों के हिसाब से है। स्पीति का राज्य सन 1846 से
राजा गुलाब सिंह के द्वारा अंग्रेज़ों को विरासत में मिला। स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता रहा। अंग्रेजी के राज में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान थी, जिसका काम मालगुजारी करना, कई छोटे मुकदमों का फैसला करना था। आज़ादी के बाद 1960 में स्पीति पंजाब का अंग बना। 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पहुँचना अत्यधिक कठिन है। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। यह पहाड़ स्पीति के तिब्बत, लाहुल, किल्लोर तथा लद्दाख से अलग करने वाले हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट ऊंचाई से निकलकर तिब्बत होती हुई बुरहर और किन्नर होते हुए पंजाब में सतलुज नदी में मिलती है। इसके अलावा पारा और पिन नदियाँ भी घाटियों में हैं, किंतु स्पीति घाटी ही आबाद है। यहाँ अधिक ठंड पड़ने के कारण लगभग 8-9 महीने यहाँ के लोग शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं हैं। फसल भी साल में एक बार होती है, इसीलिए समझ नहीं आता कि यहाँ लोग इतनी कठिन परिस्थितियाँ होते हुए भी क्यों रहते हैं। शायद मानव धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण या मजबूरी के कारण या शायद बिना किसी कारण के। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ऊंचे हैं, बिना वृक्षों के किंतु भव्य है। यहाँ लगभग 9 से 10 महीने बर्फ ही रहती है। अक्सर बर्फबारी के कारण ठिठुरन, गलन और व्यथा है। यहाँ बर्फ होने के बाद भी स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम, छोले और भटूरे जैसे बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। स्पीति की ऊंचाई लगभग 12,986 फीट है। स्पीति को उत्तर दिशा में जिन पर्वतों ने घेर रखा है, उनकी ऊंचाई लगभग 16,221 से लेकर 16,500 फीट है। इन्हें कारागाचा श्रेणियाँ के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने कहा जाता है। शायद बौद्ध धर्मों के माने मंत्र के नाम पर ही पड़ा है। ओम मणि पद्मे हूँ, यह बौद्ध धर्म का मंत्र है। इसका बीज मंत्र इस पर्वत श्रेणियों से इस मंत्र का इतना अधिक उच्चारण हुआ है या जाप हुआ है कि यह नाम पर्वत श्रेणियों को ही दे डाला है। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,648 फीट है। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट ऊंचाई पर बसे हुए हैं। यह हिमालय का मध्य भाग है। लेखक चाहता है कि बाहर के लोग यहाँ आए और इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर आनंद प्राप्त करें। यद्यपि इसकी चोटियाँ बहुत ऊंची, इस पर चढ़ना अत्यंत दुर्गम एवं कठिन कार्य, लेकिन फिर भी लेखक बाहरी नवयुवक एवं नवयुवतियों से उम्मीद करता है कि वह अपना घूमने का शौक पूरा करने के लिए कभी स्पीति जाएं। यह घाटी बूढ़े हो चुके हैं लामाओं के रहने का मुख्य स्थान है। उदासी सी चारों ओर दिखाई देती है। यदि नवयुवक एवं युवतियाँ आएंगे तो शायद उनकी इस उदासी को उनके जीवन से समाप्त कर पाएंगे। शायद कुछ उल्लास और उमंग तथा खुशियाँ उनके जीवन में
या स्पीति घाटी में बिखरा पाएंगे। यहाँ पर 2 ही ऋतुएं होती हैं, वसंत तथा शीत। वसंत ऋतु जून से लेकर सितंबर माह तक अल्पकाल के लिए ही होती है, लेकिन वसंत ऋतु होते हुए भी यहाँ पर ना तो कोई फूल खिलते हैं, ना ही हरियाली दिखाई देती है। स्पीति का तापमान सब वसंत ऋतु के दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। जनवरी माह का तापमान 8 डिग्री होता है। वसंत ऋतु के दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। शीतकाल के मौसम का अनुमान तो लगाया ही नहीं जा सकता। वसंत में फूल भी नहीं खिलते, हरियाली भी नहीं दिखाई देती। शीत ऋतु में तो यहाँ के नदी नाले तक जम जाते हैं। तेज चलने वाले बर्फीली हवाएं शरीर को तीर की तरह चुभती हैं। स्पीति में वर्षा हेतु मानसून नहीं पहुँचता, इसीलिए वर्षा की बहार यहाँ उसका आनंद यहाँ के लोगों को देखने को नहीं मिल पाता। लेखक के अनुसार कवि कालिदास ने जिस वर्षा ऋतु के अनुपम सौंदर्य का वर्णन अपने काव्य में किया है, वैसा यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ के निवासी उस अद्भुत आनंद को शायद कभी नहीं देख सकते होंगे। यहाँ के निवासियों को भी नहीं मालूम वर्षा काल में नदी नाले कैसे बहते हैं, बादल कैसे बरसते हैं, बिजली कैसे चमकती है, हाथी कैसे चिंघाड़ते हैं और पति के याद में स्त्रियां कैसे व्याकुल होती हैं। वर्षा नहीं तो फसलें भी नहीं होती। यहाँ साल में 1 या 2 ही फसल होती है, एक जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। फसल की सिंचाई पर्वत से बहने वाले झरनों से द्वारा की जाती है। सिंचाई पर्वत से बहने वाले झरनों के द्वारा की जाती है। स्पीति नदी का जल सिंचाई के काम में नहीं आ पाता। जमीन तो खेती के योग्य है, लेकिन अत्यधिक ठंड के कारण न फल होते हैं न ही वृक्ष। इसीलिए यह घाटी वीरान वृक्षों से रहित है। यही बात है कि यहाँ सैलानी नहीं आते। स्पीति के पहाड़ कुल्लू, मनाली, रोहतांग, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर के पहाड़ों से सर्वथा अलग है। ऊपर गिनाए गए समस्त स्थानों के जो पहाड़ हैं वे हरे भरे हैं, इसीलिए इस हरियाली को देखने के लिए सैलानी आकर्षित होकर वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन स्पीति के पहाड़ में ऐसा नहीं हो पाता। स्पीति में बारिश नहीं होती, लेकिन जिस रात लेखक काजा के डाक बंगले में रात्रि में ठहरे थे, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा मानो नगाड़े बज रहे हों, शंख ध्वनि हो रही हो। वहाँ के लोगों ने कहा कि यह शुभ संकेत है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती। आपके आगमन से वर्षा हुई, इसलिए आपकी यात्रा शुभ होगी। तो बच्चों, ये था स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत का सारांश। आप सबको पाठ का सारांश एवं प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। जय हिंद।